नमस्कार। देखिए, 1991 के एलपीजी सुधारों ने भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा ही बदल दी। लेकिन इस राष्ट्रीय नीति का असर झारखंड की जमीन पर कैसा रहा? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। हम वैश्वीकरण के नजरिए से झारखंड की अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे, जो जेपीएससी मेंस के लिए एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है। तो चलिए, सबसे पहले झारखंड की अर्थव्यवस्था के आकार को समझते हैं। 2024-25 के जो अनुमान हैं, उनके मुताबिक राज्य का जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। ये आंकड़ा अपने आप में काफी बड़ा है और राज्य की कुल आर्थिक शक्ति को दिखाता है। और यहीं से झारखंड की कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास, जो सेंट्रल पैराडॉक्स है, वो शुरू होता है। सोचिए, पूरे भारत के कुल खनिज भंडार का 40% हिस्सा अकेले झारखंड में है। ये एक जबरदस्त प्राकृतिक संपदा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये संपदा राज्य के लिए समृद्धि लेकर आई है? यही हमारे आज के विश्लेषण का केंद्र बिंदु रहेगा। तो देखते हैं कि हम इस पूरे विषय को कैसे समझेंगे। पहले 1991 के बाद की अर्थव्यवस्था पर एक नजर डालेंगे, फिर संसाधन अभिशाप या रिसोर्स कर्स की बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी को समझेंगे। इसके बाद सरकारी नीतियां, जनजातीय आबादी पर इसका असर और वैश्विक जुड़ाव की सफलताओं और विफलताओं को देखते हुए मेंस के लिए एक शानदार उत्तर कैसे लिखें, इस पर बात करेंगे। चलिए, तो पहले खंड से शुरू करते हैं। कुछ ऐसे जरूरी डेटा पॉइंट्स देखते हैं जो मेंस के उत्तर में लिखने के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेंगे। ये आंकड़े झारखंड के आर्थिक प्रदर्शन की एक अच्छी तस्वीर पेश करते हैं। देखिए, 9.8% की अनुमानित जीएसडीपी ग्रोथ रेट काफी प्रभावशाली है ना? इसके साथ ही लगभग 19,468 करोड़ का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई और 16,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट, ये दोनों ही दिखाते हैं कि राज्य अब दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ रहा है। अब अर्थव्यवस्था की बनावट को देखते हैं। ये बड़ा दिलचस्प है। एक खनिज संपन्न राज्य होने के बावजूद जीएसडीपी में सबसे बड़ा योगदान सर्विसेज सेक्टर का है, पूरे 44%। इसके बाद 32% पर इंडस्ट्री और 24% पर प्राइमरी सेक्टर है, जिसमें खेती और खनन दोनों आते हैं। ये अर्थव्यवस्था में हो रहे एक स्ट्रक्चरल चेंज का साफ साफ संकेत है। चलिए, अब हम अपने विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, रिसोर्स कर्स या संसाधन अभिशाप। ये एक ऐसी पहेली है जो हमें ये समझने में मदद करती है कि इतनी जबरदस्त खनिज संपदा के बावजूद झारखंड आर्थिक रूप से उतना आगे क्यों नहीं बढ़ पाया। तो ये रिसोर्स कर्स थ्योरी आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में ये एक ऐसी स्थिति है जहां प्राकृतिक संसाधनों का भंडार विकास के लिए वरदान होने की जगह एक अभिशाप जैसा बन जाता है। मेंस एग्जाम के लिए इस परिभाषा को याद रखना बहुत जरूरी है। तो असली सवाल तो ये है कि ये जो एक ग्लोबल थ्योरी है, ये झारखंड की ज़मीनी हकीकत पर कैसे लागू होती है। अगर ये समझ लिया तो समझिए इस टॉपिक की आत्मा को समझ लिया। इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए झारखंड लौह अयस्क यानी आयरन ओर का खनन करता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं एक्सट्रैक्शन। इसके बदले राज्य को मिलती है बहुत मामूली रॉयल्टी। फिर ये कच्चा माल राज्य से बाहर चला जाता है, जहां फैक्ट्रियों में इससे बनता है हाई वैल्यू स्टील। इस प्रक्रिया को कहते हैं वैल्यू एडिशन। और जो असली मोटा मुनाफा है, वो इसी वैल्यू एडिशन से आता है, जो झारखंड को मिलता ही नहीं। इसी को वैल्यू एडिशन गैप कहा जाता है। तो इस रिसोर्स कर्स की चुनौती से निपटने के लिए और वैश्वीकरण का फायदा उठाने के लिए झारखंड सरकार ने कई रणनीतिक नीतियां बनाई हैं। चलिए अब एक नजर उन पर डालते हैं कि वो क्या हैं। यह टेबल झारखंड के आगे की सोच रखने वाली पॉलिसीज को दिखाती है, जैसे 2021 की JIIP पॉलिसी। इसका लक्ष्य सिर्फ खनन से आगे बढ़कर भविष्य के सेक्टर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक वाहनों में निवेश लाना है। वैसे ही सोलर और इथेनॉल नीतियां राज्य को ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन से जोड़ने की कोशिश हैं। इन सभी नीतियों का एक ही मकसद है, राज्य को सिर्फ एक रॉ मटेरियल सप्लायर से एक वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरर बनाना। लेकिन विकास की इस दौड़ की एक मानवीय कीमत भी चुकानी पड़ती है। अब हम औद्योगिकरण के सबसे संवेदनशील पहलू पर बात करेंगे, राज्य की जनजातीय आबादी पर इसका क्या असर हुआ। ये जेपीएससी मेंस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है। ये जो कथन है, ये इस पूरे खंड के मूल संघर्ष को बिल्कुल सटीक तरीके से सामने रखता है। एक तरफ हैं बड़ी बड़ी वैश्विक कंपनियां जिन्हें उद्योग और खनन के लिए हजारों एकड़ जमीन चाहिए, और दूसरी तरफ हैं स्थानीय जनजातीय समुदाय जिनके पास उस जमीन पर पारंपरिक और कानूनी दोनों तरह के अधिकार हैं।
और ये जो टकराव है ये सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि कानून के दायरे में भी लड़ा जाता है। कॉरपोरेट जगत की जमीन की मांग सीधे सीधे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट या CNT एक्ट जैसे सुरक्षा देने वाले कानूनों से टकराती है। खास तौर पर CNT एक्ट की धारा 46 जो आदिवासी जमीन को गैर आदिवासियों को ट्रांसफर करने पर रोक लगाती है, वो औद्योगिक भूमि अधिग्रहण में एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। और इस जमीनी संघर्ष का जो सबसे सीधा और दुखद नतीजा है वो है डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी विकास प्रेरित विस्थापन। ये एक की टर्म है, इसे अपने जवाबों में जरूर इस्तेमाल करें। इसका सीधा सा मतलब है कि विकास परियोजनाओं के नाम पर लोगों को उनकी अपनी ही जमीन और अपनी जड़ों से उजाड़ दिया जाता है। इस विस्थापन के बहुत गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव पड़ते हैं। अक्सर लोगों को सही पुनर्वास दिए बिना ही हटा दिया जाता है, जैसा कि नेतरहाट फायरिंग रेंज के मामले में देखने को मिला। बाहरी लोगों के आने से स्थानीय संस्कृति को भी नुकसान पहुंचता है और पत्थलगाड़ी जैसे विरोध आंदोलन खड़े हो जाते हैं। और सबसे अहम बात, ये अक्सर जॉबलेस ग्रोथ को जन्म देता है, जहां राज्य का GSDP तो बढ़ता है पर स्थानीय नौजवानों के हाथ में रोजगार नहीं आता। अच्छा, अब तक हमने चुनौतियों पर बहुत बात की, लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जिसे देखना भी उतना ही जरूरी है। चलिए अब कुछ सकारात्मक नतीजों और उन मैकेनिज्म्स को देखते हैं जिनके जरिए झारखंड वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ रहा है। सरकार ने दुनिया भर से निवेश आकर्षित करने के लिए कई तंत्र बनाए हैं, जैसे आदित्यपुर और रांची में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी SEZs स्थापित किए गए हैं। व्यापार करना आसान हो इसके लिए 2015 में सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट लाया गया और निवेशकों को जमीन अधिग्रहण में दिक्कत ना हो इसके लिए एक लैंड बैंक भी बनाया गया है। अब एक पॉजिटिव केस स्टडी देखते हैं। क्या ये बात पता है कि भारत में जितना भी तसर रेशम बनता है उसका 76% हिस्सा अकेले झारखंड से आता है? ये एक असाधारण आंकड़ा है और ये राज्य की एक बहुत बड़ी ताकत को दिखाता है। और ये बात सिर्फ उत्पादन तक ही सीमित नहीं है। झारक्राफ्ट जैसी संस्थाओं की मदद से झारखंड का स्थानीय तसर रेशम अब अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे बड़े वैश्विक बाजारों में अपनी पहचान बना रहा है। ये ग्लोकलाइजेशन का एक बिल्कुल सटीक उदाहरण है, एक लोकल प्रोडक्ट जिसकी ग्लोबल रीच है। तसर रेशम के अलावा भी सफलता की और कहानियां हैं। अब तो रांची से सब्जियों का निर्यात सीधे मिडिल ईस्ट के बाजारों में हो रहा है और रांची जमशेदपुर जैसे शहर IT और दूसरी सेवाओं के बड़े केंद्र के तौर पर उभर रहे हैं। ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन संभव है। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। इन सभी बिंदुओं को जोड़कर एक संतुलित और हाई स्कोरिंग मेंस उत्तर में कैसे बदलना है। देखिए, एक बेहतरीन उत्तर की पहचान उसका संतुलित नजरिया होता है। एक तरफ सकारात्मक पहलू बताने होंगे, जैसे 9.8% की GSDP ग्रोथ और बढ़ता हुआ निवेश। वहीं दूसरी तरफ नकारात्मक पहलुओं को भी उजागर करना होगा, जैसे बढ़ती हुई असमानता, विस्थापन और ये कड़वी हकीकत कि संसाधन अभिशाप आज भी काफी हद तक बना हुआ है। जो कंक्लूजन होता है वो हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग और सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। तो आगे का रास्ता क्या हो? रास्ता है एक्सट्रैक्शन से हटकर वैल्यू एडिशन पर ध्यान देना, JIPP 2021 जैसी नीतियों का सही से इस्तेमाल करना, स्थानीय नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट में निवेश करना और ये पक्का करना कि विकास समावेशी हो और जनजातीय समुदायों को उनका पूरा हक मिले। यही झारखंड के लिए सही रणनीति है। ये याद रखना है कि यह विषय JPSC मेंस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस विश्लेषण में दिए गए डेटा पॉइंट्स, कॉन्सेप्ट्स और संतुलित दृष्टिकोण का इस्तेमाल करके निश्चित रूप से उच्च स्कोर वाले उत्तर लिखे जा सकते हैं।